नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। संसद के विशेष सत्र का आगाज हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के इस 5 दिवसीय विशेष सत्र में सरकार 4 बिल पेश करेगी। ये विशेष सत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र की कार्यवाही संसद की नई बिल्डिंग में होगी। इस विशेष सत्र में कई महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि विपक्ष भी हंगामे के लिए तैयार है। विपक्षी पार्टियों ने इस विशेष सत्र में 9 मुद्दों पर सरकार को घेरने का एजेंडा बनाया। विपक्ष इस विशेष सत्र में महंगाई, एमएसपी, अडानी मामले में जेपीसी के गठन और मणिपुर हिंसा, नूह हिंसा, भारत चीन बॉर्डर विवाद, जातीय जनगणना, केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव पर बातचीत चाहता है, चर्चा चाहता है। ऐसे में सत्र का हंगामेदार होना भी लाजमी होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज जो पुरानी संसद भवन है वहां पर उन्होंने पहला दिन आज जो सत्र का था, उन्होंने वहां से देश को संबोधित किया, तमाम सांसदों को संबोधित किया। तो उन्होंने 75 साल के सफर को एक एक करके याद किया। उन्होंने देश के बड़े से बड़े नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्रियों, देश में होने वाले हर एक ऐतिहासिक पल की बात की। तो वहीं विपक्ष ने भी पुरानी संसद के कार्यकाल को लेकर बातचीत की, चर्चा की, साथ ही केंद्र पर भी निशाना साधा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या इस विशेष सत्र में पेश होने वाले बिलों पर शांतिपूर्वक चर्चा हो पाएगा? क्या मान मुनव्वल से तमाम बिलों को पारित कर लिया जाएगा? क्या विपक्ष अपने बनाए 9 मुद्दों पर सरकार को घेरने में कामयाब हो जाएगी? लेकिन उससे भी पहले सवाल ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल को बड़ा रखा और बड़प्पन का परिचय देते हुए संसद भवन में 75 साल के एक एक ऐतिहासिक दिनों को गिनवाया, याद किया और साथ ही तमाम प्रधानमंत्रियों को नमन किया। पूरे संसद में चाय देने वाले से लेकर के तमाम उन लोगों को याद किया जिनकी वजह से संसद का पूरा कामकाज चलता है सुचारू रूप से। कोरोना काल में जिस तरीके से संसद सुचारू रूप से चलता रहा, तमाम सांसद जान जोखिम में लेकर के संसद में आते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा मास्क लगाकर पहुंच जाते थे, लेकिन आते थे, अपना काम करते थे। बीमार रहे, डॉक्टर्स बाहर खड़े रहे, फिर भी आए, अपना काम किया, तमाम चीजों को याद किया। आज इसी पर बातचीत करेंगे कि विशेष सत्र में विशेष क्या होगा, तमाम बड़ी जो बिल्स हैं उसमें क्या होगा। 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनेक्सी वाली बिल्डिंग में आज मीटिंग भी बुलाई है कैबिनेट की, उसमें क्या होगा, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। सितंबर से संसद के नए भवन में संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। अब से नई संसद में ही सदन की कार्यवाही होगी। लेकिन 20 मई 2014 का वो दिन जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार पुरानी संसद में पहुंचे तो उन्होंने माथा टेककर सदन में प्रवेश किया था। और आज पुरानी संसद की कार्यवाही के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया और एक एक कर सभी के बारे में बात की। उन्होंने पुरानी संसद के 75 साल के सफर को लेकर भी चर्चा की। संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। पुराना संसद भवन, जिसने ब्रिटिश काल के अंत और देश की आजादी की सुबह देखी, जहां आधी रात को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण गूंजा, देश को संविधान मिला, आज उसके कामकाज का आखिरी दिन है।
इस दिन को यादगार बनाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये सत्र समय के हिसाब से छोटा जरूर है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये सत्र ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। 75 साल की संसद की यात्रा प्रेरक पल है। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। पुरानी संसद का आज आखिरी दिन है। अब से संसद का सत्र नए भवन से चलेगा, लेकिन आज भी सदन के अंदर पुरानी सियासत जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। संसद के विशेष सत्र में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन भी हमलावर नजर आए। सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 144 खंभों वाली ये गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे और बहुत से नेता, बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैठे हैं। इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हो गया। कल लेके जा रहे शायद हमको। जो स्पेशल सेशन जब बुलाए जाते हैं, एक मुद्दे को लेकर उसी पे ही चर्चा होते, लेकिन ये खिचड़ी बना दिए हैं। जैसे कि नाम तो कहते हैं स्पेशल सेशन, बोलते नहीं स्पेशल। अगर स्पेशल नहीं तो क्या है, रेगुलर, वो भी बोलते नहीं। अगर रेगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन आवर किधर गया, हमारे जीरो आवर किधर गई। हमें और तरह तरह की बात रखने के जो हमारे साधन है, उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो सारे मान लीजिए कि सारे मुद्दे, सारी चीजों में अटपटा लग रहे हैं। बिल्कुल ये मानना। केंद्र की सरकार ने आज से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होंगी। इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त बिल, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 और पोस्ट ऑफिस बिल 2023 शामिल है। उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जवाब करने के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट तैयार की, जिसमें महंगाई, एमएसपी, अडानी मामले में जेपीसी का गठन, मणिपुर हिंसा, नू हिंसा, भारत चीन बॉर्डर विवाद, जातीय जनगणना और केंद्र राज्यों के बीच टकराव पर चर्चा भी शामिल है। वहीं विपक्षी गठबंधन एनडीआर से 24 पार्टियां इस सेशन में हिस्सा लेंगी, लेकिन विपक्ष सरकार को इन 9 मुद्दों पर घेरने में कितना कामयाब होगा और कितने बिलों पर चर्चा हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए, हमारे साथ आज के मेहमान हैं हाजी रिजवान कुरैशी, नेता कांग्रेस के, आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक, तिलक सिंह, नेता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम हमारे डिबेट शो में। सबसे पहले नेता बीजेपी के तिलक सिंह जी, छोटा सत्र होगा, बड़े फैसले लिए जाएंगे, सरप्राइज भी हो सकता है। 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी है, कोई अपडेट? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसा कि भाजपा ने पहले ही बताया कि हम 5 बैठकें और 4 बिल ला रहे हैं। इसके अलावा कुछ और बिल आने की संभावना है। ये मेरा वैसे विषय नहीं है, क्योंकि ये पार्टी
क्लियर करेगी कि कौन कौन से बिल हैं, लेकिन 4 बिल जो है वो पहले ही डिस्क्लोज किए जा चुके हैं कि कौन कौन से बिल आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कुछ सरप्राइजिंग है, तो आप इतिहास उठा के देखिए, मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग करते ही हैं, और वो जो सरप्राइज होता है वो देश के भले के लिए होता है। आपने देखा आज जब उनका भाषण चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, तो देखा होगा आपने, उन्होंने 75 सालों का पूरा जिक्र किया। उन्होंने अच्छे बुरे जो भी खट्टे मीठे जो अनुभव थे, तो उन्होंने अपनी चर्चा की, अटल जी की चर्चा की, पंडित नेहरू की चर्चा की, सबके लिए उन्होंने बात की। लेकिन आपने देखा होगा जब उनको जवाब मिला, जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने जब बोलना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात बता सकता हूं, बाकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन दोनों ने क्या बोला ये पूरी पार्लियामेंट को समझ नहीं आया। जब आदरणीय मोदी जी ने सबकी चर्चा की, सबके योगदान को सराहा, किसी के योगदान को नकारा नहीं, उन्होंने सबके योगदान को सराहा, और जो भी अच्छे बुरे पल थे पार्लियामेंट के अंदर, जो पिछले 75 सालों में जो घटनाएं वहां पे घटी, अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, जैसे कि वहां पे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, और बाकी बहुत सारी चीजें वहां पे, बहुत सारे ऐसे जो फैसले लिए गए देश के अच्छे के लिए, तो उन्होंने सबके लिए सबकी सराहना की, सारे प्रधानमंत्रियों की सराहना की। लेकिन आपने देखा होगा जब विपक्षी पार्टियों ने बोलना शुरू किया, तो सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध करना है? क्या देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ अच्छा करेंगे तो क्या इतना भी इनका बड़ा दिल नहीं है कि उसकी ये दिल खोल के तारीफ करें? ठीक है रिजवान तो मैं साहब, तो यही कहता दिल हूं खोल कि के तारीफ surprising करने है। में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ विरोध करने के लिए देखिए, विपक्षी पार्टी। देखिए, दिल खोल के अच्छा, सवाल तो ले मैं लीजिए ये पहले। चाहूंगा तिलक सिंह जी से, जिस तरह से मैंने बैठ के इनकी बात सुनी है, अरे सवाल तो थोड़ा सुन सा लीजिए। धैर्य के साथ मेरी बात जरूर सुने। रिजवान साहब, मैं ये कहना सवाल चाहूंगा, जी सवाल सुन लीजिए। जी, मैं कह रही हूँ सिर्फ बगावत क्रिटिसाइज करने के लिए ही बोलना है, या फिर जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल को याद कर रहे हैं और 75 सालों में ये कह रहे हैं कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ, संसद हमारी विरासत है, और कैसे संसद ने, पूरे विश्व ने संसद की महानता को देखा है, उस दिन भी क्रिटिसिज्म करना, उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी और तमाम विशेष सत्र को लेकर के एक एजेंडा तैयार करना, घेरने की, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरप्राइज से देश के 140 करोड़ लोग डर जाते हैं। जैसा भाई ने कहा, तिलक सिंह जी ने, कि मोदी जी हमेशा सरप्राइज करते हैं। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी का सरप्राइज हिंदुस्तान पर थोप दिया था, तो इस तरह से के सरप्राइज से हकीकत में डरते हैं। 140 करोड़ जनता उनकी सरप्राइज से डर जाती है, ये सच्चाई है, एक बात। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी को इतनी छटपटाहट किस बात की है? जब अपनी जीत पर इतने आश्वस्त हैं, तो फिर इतनी जल्दी, इतने मतलब इस सत्र को बुलाने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी? जीतने के बाद बुला लिया तो होता, सारी चीजें आपकी होती। आलोक बस जी क्या कहेंगे? देखिए, महिला आरक्षण बिल पर बातचीत हो सकती है, एक देश एक चुनाव पर बातचीत हो सकती है, एक देश एक नाम पर मुहर लग सकता है, समय से पहले चुनाव पर मुहर लग सकता है। सबसे ज्यादा आसार है महिला आरक्षण बिल, सूत्रों के हिसाब से 5 दिनों का विशेष सत्र है और महत्वपूर्ण बिल है जो पास किए जा सकते हैं, जिस पर बातचीत हो सकती है। आलोक जी, देखिए प्रीति जी, ये जो सत्र है ये बड़ा ऐतिहासिक सत्र होने वाला है, और इसमें वो अभी तक आलोक बस जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बस जवाब देते रहिए आप। इसमें बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिल पास होंगे जिसको आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तिलक सिंह जी, तब तक तिलक सिंह जी का रिएक्शन ले लेते हैं, बोलिए। जी 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 प्रिया जी, देखिए, जैसा कि
कांग्रेस के मेरे मित्र ने कहा कि मोदी जी को किस बात की छटपटाहट है। देखिए, और साथ में इन्होंने ये कहा कि मोदी जी किस बात के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, चुनाव के बाद बुला लेते हैं। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री को छटपटाहट है। ये प्रमुख मुद्दे मैं बता रहा हूँ ना भैया आपने सवाल कर लिया, मेरा सवाल जवाब मुद्दे याद आ गए। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं जो अब हमेशा याद आएंगे। सुनिए ना मेरी बात को। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि मोदी जी को किस बात की छटपटाहट है। मोदी जी को इस बात की छटपटाहट है जो आपने 70 सालों में देश का बेड़ा गर्क किया है ना, उसको ठीक करने की छटपटाहट है। मोदी जी को देश के भविष्य को उसी को करने के करके मोदी जी देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी चला नहीं पा रहे हैं। जो 70 साल में हमने किया उसी को बेच रहे हैं। ऐसे आप पत्थरबाजी करेंगे तो ठीक नहीं होगा ना। अब आप लोग हर जगह पत्थर बरसाने। मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ भैया। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, थोड़ा कुछ तो आप, मैं सवाल कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं सवाल करूंगा तो फिर आप जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, मैंने जैसा कहा बिल्कुल इस देश के प्रधानमंत्री को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को बिल्कुल छटपटाहट है। छटपटाहट इस बात की है कि जो आपने इस देश का बेड़ा गर्क किया है ना पिछले 70 सालों में, जो आपने गड्ढे खोदे ना, उन गड्ढों को भरने की छटपटाहट है। ये देश के भविष्य को लेकर छटपटाहट, जो हमारी जो युवा पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इस बात की छटपटाहट है। बिल्कुल छटपटाहट होनी भी चाहिए। पीछे जो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित नेहरू से लेके और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, इनको भी इतना ही छटपटाना चाहिए था। अगर ये इतना ही छटपटाते तो देश इनको भी इतना ही समर्थन देता जितना ये देश। अच्छा ठीक है, एक हाजिर रिजवान साहब से पहले मेरा सवाल है, आप पहले जवाब मत दीजिएगा, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए रिजवान साहब। आज ऐसा मौका था, जैसा दिन था, क्योंकि आज पुरानी संसद का आखिरी दिन था। अब कल से तमाम जो संसद की कार्यवाही होगी वो नए संसद में होगी, आगे 24 के बाद भी नए संसद में होगी, उसके बाद पुराने संसद का कोई मतलब नहीं रहता है। तो आज तो इतिहासों को याद करने का दिन था, प्रधानमंत्री ने याद किया, बड़ा दिल दिखाया, सबको याद किया। क्या विपक्ष अपनी तरफ से आज आखिरी दिन संसद को डेडिकेट नहीं कर सकता था? क्या आज तमाम पुरानी बातों को याद नहीं कर सकता था? आज के दिन भी कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं संसद के अंदर विपक्ष। देखिए राजनीति का सवाल तो कहीं पैदा नहीं होता इस बात पर। मैं तिलक सिंह जी के जो 2-3 सवाल इन्होंने किए थे उनका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा 70 साल में जो कुछ कांग्रेस की सरकारों ने किया या पिछली सरकारों ने किया ना, प्रधानमंत्री ने तो कहा कि उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का जो योगदान था वो कोई नहीं दे सकता। जवाहरलाल नेहरू का नाम उन्होंने कई बार लिया। तो ये अपने प्रधानमंत्री से अलग चल रहे हैं ना हमारे मित्र भाजपा के तिलक सिंह जी। या तो इनकी बात सही मानी जाए या प्रधानमंत्री जी की बात सही मानी जाए। अभी इन्होंने 70 साल का जिक्र किया ना, 70 साल में जो कांग्रेस ने किया उसी को बेच करके पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीटा जा रहा है। आपने क्या किया वो बताइए ना। 140 करोड़ लोगों को जिन्होंने भरोसे के साथ में आपको हिंदुस्तान की सरकार आपके हाथ में दी थी, वो जवाब दीजिए आपने क्या किया। ठीक है, उसका जवाब आलोक वत्स जी देंगे कि सरकार ने 9 सालों में क्या किया। 75 साल वर्सेस 9 साल। आलोक वत्स जी जवाब देंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक। आपकी बात रह गई थी आलोक जी, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने कहा कि 75 साल प्रधानमंत्री गिनवा रहे हैं, लेकिन ऐसे में वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी यही कहते आ रही थी कि काम तो हम ही ने किया है। उन्होंने किया क्या है बताइए जरा, क्या क्या किया है प्रधानमंत्री ने देश के लिए, पूछ रहे हैं। देखिए प्रीति जी, सबसे पहली बात तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर, और जो ये दर्शाता है कि इंडिया एट प्रेजेंट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अगर ये कवायद जारी रही तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में भी कोई शक शुबा नहीं रह जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी देन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की।
उसके बाद जिस तरीके के कार्य हुए यहाँ पे, करोड़ों घर का निर्माण, करोड़ों शौचालय का निर्माण, दूर सुदूर कोने तक में सड़कों का जाल, उसके बाद एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की 5 लाख तक की मुफ्त व्यवस्था, अभी तक सारे लोगों को राशन मुहैया कराना जो कोरोना काल में जिनके नौकरी वगैरह छूट गई थी। तो ये सारी कवायद और उसके बाद विश्व पटल पे सनातन धर्म के अंदर से पैदा हुआ वसुधैव कुटुंबकम के नारे के तहत एक नया पीसफुल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की जो कवायद शुरू की है, जो विश्व ने लोहा माना है नरेंद्र मोदी के नेता के कार्यों का, वो भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरीके से अब भारत अग्रसर है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे अब वो दिन दूर नहीं लगता कि भारत सही मायने में विश्व गुरु बनकर ही दम लेगा। ठीक है, हाजिर रिजवान जी हैं हमारे साथ, चलिए उनसे संपर्क साध रहे हैं हम। तिलक सिंह जी, ज्यादा बल किस पे होगा, ज्यादा जोर कौन से बिल पे होगा? एक देश एक चुनाव भी है, एक देश एक नाम भी है। अभी G20 का इतना बड़ा हमने शिखर सम्मेलन देखा, वहां पर भारत का हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे G20 का, और सामने भारत लिखा हुआ था। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद देश का नाम भारत हो जाए। देखिए प्रीति जी, पूरा देश चाहता है कि इस देश का ऑफिशियल नेम भारत ही हो जाए, क्योंकि ये इससे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। सबको पता है कि इस देश का असली नाम भारत ही है, भारत होना ही चाहिए। इंडिया हमारा दिया हुआ नाम नहीं है, ये एक इंपोर्ट किया हुआ नाम है, अंग्रेज इसको इंडिया बना के गए थे। तो अगर ये बिल आ जाता है तो ये तो बहुत खुशी होगी और देश इससे खुश होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बात होती है कि एक देश एक चुनाव। प्रीति जी, आप किसी भी देश के सामान्य नागरिक से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि बिल्कुल ये जो पूरे 5 साल नहीं बल्कि साल के 365 दिन जो चुनावी मोड़ पे जो देश रहता है, इससे सिर्फ आर्थिक नुकसान और सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है और कुछ नहीं होता है। इससे विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, क्योंकि हर छठे महीना कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट का चुनाव आया रहता है। सारे नेताओं को अपने चुनाव की चिंता रहती है, चुनाव में प्रचार रहता है, आचार संहिता लग जाती है, जो बड़े बड़े जो इस देश में जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, सरकारी काम जो चल रहे होते हैं, उसमें रोक लग जाती है। पैसे की बर्बादी अंधाधुंध होती है, जिसकी कोई काउंट नहीं कर सकता कि कितने अरब रुपया बर्बाद होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी एक समझदार व्यक्ति से तो वो पूछेंगे तो बिल्कुल कहेगा कि ये बिल आना चाहिए और सदन के पटल पर ये बिल रखना चाहिए। सरकार को पास होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन इन सारे महत्वपूर्ण बिलों पे चर्चा तो कम से कम शुरू होनी चाहिए। तो सरकार का यही जोर रहेगा और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। बाकी और भी जो 4 बिल जो आ रहे हैं, हमारे पोस्ट ऑफिस बिल और एडवोकेट बिल और जो बाकी के हैं, इन बिलों को भी ये महत्वपूर्ण बिल हैं। ये बड़े मतलब कोई ऐसे छोटे मुद्दे नहीं हैं, ये बड़े मुद्दे हैं और ये बड़े बिल हैं। और हम लोग चाहते हैं, एक सामान्य नागरिक भी ये चाहता है कि ये सारे बिल आए और इस विशेष सत्र में इन बिलों को सदन के पटल पर रखा जाए। वो तो ठीक है, लेकिन आप बड़े बिलों की हम बात करते हैं, उस पर चर्चा की बात करते हैं, लेकिन सदन के सारे लोगों को लेकर के चलना किसी एक बिल पर, बड़े बिल पर, जिससे देश में बड़े बदलाव हो सकते हैं, तो उसमें तमाम पार्टियों को लेकर के भी तो आपको चलना पड़ेगा ना। ये भी तो है। आलोक वत्स जी, अच्छा, इसका जवाब आलोक वत्स जी से लेते हैं। आलोक वत्स जी, हम बदलाव की बात करते हैं, बड़े बिल्स की बात करते हैं, लेकिन हमें लोगों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा ना। ये भी तो है, मनाएंगे कैसे? क्योंकि सामने वाले, आप देखिए, विपक्षी तमाम
ऐसी पार्टियां हैं जो पहले से, जैसे ही विशेष सत्र उन्होंने सुना, उनका भी अपना एजेंडा तैयार है। तो आप मान मनोबल कैसे करेंगे? क्योंकि आज सॉफ्ट कॉर्नर में प्रधानमंत्री एक बार उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने तमाम जितने वहां पर संसद में बैठे थे विपक्ष के नेता तारीफ की, 75 साल को याद किया, फिर भी उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां थी उनका रिएक्शन जस के तस रहा। ऐसे सिचुएशन में कैसे होगा ये काम? देखिए प्रीति जी, लोकतंत्र में इतना महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष है, उससे कम महत्वपूर्ण विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र बेलगाम हो जाता है। और अभी तक जो देखने को मिला है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरने का, एक्सपोज करने का, डिपोज करने का, उसके बाद प्रपोज भी करने का। तो एक्सपोज में तो ये आ जाते हैं, लेकिन डिपोज और प्रपोज में ये भाग जाते हैं। तो ये एक बड़ी विसंगत स्थिति है। आप पूरे तालमेल में रहिए। आप सदन में जब प्रधानमंत्री बोलना चालू करते हैं तब उतर जाते हैं, उसके पहले आप चिल्लाते हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे तो आपकी तरह से थोड़ी बोलेंगे, जो आप कहोगे उनके मुंह में डालोगे वही वो थोड़ी बाहर निकालेंगे। वो अपने राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि किस चीज को मुझे कैसे लेना है, कैसे बोलना है। तो ये जो परंपरा इन्होंने तय कर दी है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन साथ में लेकर के आने की बात, आलोक जी, साथ में लेकर के आने की बात, वो तो ठीक है, राजनीति है, आप बाइकॉट करते हैं, आप अपना विरोध जाहिर करते हैं, आप नाराजगी जाहिर करते हैं, क्योंकि सदन ही ऐसा मंच है जहां पर आप खुले तौर पर अपनी बात रखते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की तमाम चीजों को रखते हैं। प्रीति जी कभी कभी ना ये तो परमानेंटली सदन को बाइकॉट किए हुए हैं, और जितने भी बिल पारित हुए हैं इनके एब्सेंस में हुए हैं। तो इनको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने पिछले सत्र को शुरू होने से पहले अपील की थी कि कृपया सदन में आके आप लोग डिस्कशन करें और एक स्वतंत्र परंपरा से इसको चलाने दें, स्वस्थ परंपरा से। लेकिन ये तो पता नहीं, कभी गांधी जी के मूर्ति के पास बैठ जाएंगे बाहर में, कभी प्लेकार्ड लेके चल देंगे। ये सड़कों पर रिजवान जी भी जुड़ गए हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रिजवान जी। नहीं, सड़कों पे जुलूस निकालने के बजाय ये पार्लियामेंट के अंदर जुलूस निकालना चाहते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, आवाज नहीं आ पा रही। अभी आ रही है? हेलो जी, हेलो रिजवान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, चलिए ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। तो ये कौन सी परंपरा ये वहां पर तय करा रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में आएंगे नहीं, आप पार्लियामेंट के सत्र में भाग लेंगे नहीं, और आप कहेंगे कि साहब देश के साथ सब कुछ गलत हो रहा है। न आप सड़कों पे जाएंगे, न सड़कों पे आपका जुझारूपन दिखेगा। ये जितना जुझारूपन आपको दिखाना है पार्लियामेंट के अंदर दिखाते हैं। तो ये जो परंपरा ये सेट कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। इनको पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, डिपोज करना चाहिए और प्रपोज भी करना चाहिए। तिलक जी, साढ़े 6 बजे महत्वपूर्ण मीटिंग भी है कैबिनेट की, उसमें क्या हो सकता है? उसमें तो विपक्ष पक्ष देश भर की निगाह है, क्योंकि कल नए संसद में तमाम कामकाज होंगे। आज उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग है। कल जैसे ही शुरुआत होगी संसद की, नए संसद भवन विशेष सत्र की, आज वैसे शुरुआत हो गई, कल दूसरा दिन रहेगा, कल गणेश चतुर्थी भी है, कल ही के दिन चुना गया है। कौन सा पहला बिल है जो गणेश चतुर्थी के दिन पारित किया जाएगा, जो देश को गणेश चतुर्थी का गिफ्ट दिया जाएगा? क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? अब तो बीजेपी के नेता हैं। देखिए प्रीति जी, जैसा मैंने कहा कि 4 बिल जो पहले सरकार ने बता दिए कि हम ये पटल पर रखने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चारों बिल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी 4 बिल और आने की संभावना है। तो ये जितने बिल भी आ रहे हैं, देखिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, इस सत्र का जो समय है वो कम जरूर है, लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि बहुत ऐतिहासिक ये सत्र रहेगा और इस सत्र की परिधि बहुत लंबी होने वाली है, इसकी चर्चा बहुत लंबे वाली होने। देखिए आप देखेंगे विपक्ष इतना बेमतलब का घबराया हुआ है जिसका कोई छोर या अंत नहीं है।
वो क्यों घबराया हुआ है कुछ पता नहीं है। अगर उनसे पूछो क्यों परेशान हो रहे हो, तो वो बस ऊल जुलूल बातें, जैसे कि आज अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो इसी तरीके से पूरा विपक्ष जो है वो घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि घबराने की और बौखलाने की जरूरत नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री इस देश का सिर्फ और सिर्फ भला चाहते हैं। अगर वो 24 घंटे में से 15 घंटे 18 घंटे इस देश के लिए काम करते हैं तो इस देश की जनता के लिए करते हैं। इस देश की जनता को का जीवन जो है वो कितना सरल हो, कितना आसान हो, वो इसलिए काम करते हैं। विपक्ष क्यों इतना परेशान रहता है, क्यों वो नहीं चाहता कि देश के लोग जो हैं, जो पिछले 70 सालों से हमारा देश विकासशील प्रक्रिया में है, विकसित क्यों नहीं हो पाया? अगर वो हमारे प्रधानमंत्री इस दिशा में काम कर रहे हैं और इस दिशा में वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा G20 में 200-250 घंटे लगातार केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने लगातार मेहनत की। इसमें बहुत सारे कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो सोए नहीं कई रातों तक, और वो मेहनत करते रहे। प्रधानमंत्री जी उनको बारीकी से देखते रहे। उसके बाद एक जो इतिहास रचा गया देश के अंदर, वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद भी इस देश के लोग, मैं नहीं जानता कि क्यों प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करना चाहते। अगर प्रधानमंत्री जी कुछ बुरा करते हैं तो आप उनकी बुराई कीजिए, आलोचना कीजिए, हम कभी कुछ नहीं कहते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि देश में सत्ता पक्ष की आलोचना करने वाला कोई ना कोई चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार अगर कुछ अच्छा करती है तो आपको खुले दिल से उनकी तारीफ करनी चाहिए। ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन वो सवाल भी तो खड़े कर रहे हैं। विपक्ष का काम है अपने सवालों को, जनता के जो उनका सवाल है वो तो रखेंगे। आप लोगों ने भी अपने कार्यकाल में किया है, ऐसा नहीं है ना कि आप लोगों ने अपने कार्यकाल में नहीं है। वो तो उनका राइट है, वो तो उनका हक है, वो तो वो करेंगे, उससे आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं। लेकिन प्रीति जी, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। हम बिल्कुल इस चीज के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि क्या ये किसी संविधान में लिखा है क्या कि जो विपक्ष है वो अच्छे काम के लिए भी आपको बुरा कहेगा? ये कहां लिखा हुआ है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। हमारे अटल जी जब विपक्ष में बैठते थे तब अगर कोई सत्ता पक्ष का कोई जो प्रधानमंत्री या कोई आदमी जब अच्छा काम करता था, आपको याद होगा श्रीमती इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा का रूप उन्होंने कहा था, अटल जी ने कहा था। तो क्या ये क्यों हमारे पुरखों से, हमारे पूर्वजों से क्यों नहीं सीख लेते? क्या ये नई जो पीढ़ी आने वाली है, ये क्या उसको सीख दे रहे हैं कि बस पूरे दिन प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलते रहो, गाली देते रहो, देश की सरकार को गाली देते रहो? ऐसे तो नहीं चलता ना। और ऊपर से ये बोलते हैं कि सत्ता पक्ष का काम है कि हाउस चलता रहे। मैं ये कह रहा हूं सत्ता पक्ष का बिल्कुल काम है, लेकिन जब विपक्ष काम ही नहीं करने देना चाहता, ये मणिपुर चिल्ला रहे थे, मणिपुर के लिए जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू हुए, बोलने के लिए आए तो ये वॉकआउट कर गए। क्या इस देश ने देखा नहीं है क्या? तो इस देश ने बहुत कुछ देखा है, ये देश बहुत कुछ अनुभव कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि विपक्ष को इतना बौखलाना नहीं चाहिए। अपने प्रधानमंत्री को थोड़ा सा, प्रधानमंत्री के ऊपर हमारे भरोसा करना चाहिए। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, हमारी खाली भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रीति जी ठीक है। आलोक जी, 6:30 बजे की मीटिंग के बारे में कुछ तो बताइए। आप लोग दोनों में से दोनों कोई कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ तो होगा हिंट आप लोगों को क्या होने वाला है। विशेष सत्र में भी कैबिनेट की अहम बैठक, बड़ी बात है ये। प्रीति जी, नरेंद्र मोदी जी समय समय पर कुछ नया देने के लिए जाने जाते और वो अंतिम समय तक किसी को नहीं पता होता। मैं नहीं समझता हूँ कि कैबिनेट में भी किसी को पता होगा कि क्या होने वाला है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, अपने आप थोड़ी देर में सारी चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी। लेकिन जो कुछ भी होगा वो देश हित में होगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। कल गणेश चतुर्थी है, दूसरा दिन विशेष सत्र का होगा, नए संसद भवन में तमाम चीजें होंगी। क्या लग रहा है कौन सा पहला बड़ा गिफ्ट होगा? धमाकेदार सदन की शुरुआत और बड़ा गिफ्ट पूरे देश भर को गणेश चतुर्थी के मौके पर, ये तो बता ही सकते हैं आप। ये अगर पता हो तब तो बताएं। अंदेशा तो लगा ही सकते हैं आलोक वश जी, इतना तो अंदेशा लगाया ही जा सकता है। अब देखिए, आपके नेशनल चैनल पर मैं कुछ बोल दूं और वो बात सही साबित ना हो
तो मैं नेशनली झूठा चलिए साबित हो ठीक है, जाऊंगा। चलिए ठीक है, मैं आपको नहीं घेरती हूँ। इसलिए इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दीजिए। जैसे हम इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा आप भी इंतजार कर लीजिए। कल ऐतिहासिक फैसलों का श्री गणेश होगा, इस पर विपक्ष क्या अग्री करेगी, क्या साथ आएगी आप लोगों के? आलोक बस जी, इसका जवाब दे दीजिए, ये तो एक्सपेक्टेड है आपसे। देखिए, जिस तरीके से वो अभी तक करते आए हैं, उससे तो मुझे लगता है उनसे कोई खास उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सद्बुद्धि आ जाए तो उनको सदन में पार्टिसिपेट करके कम से कम डिबेट और डिस्कशन में भाग लेना चाहिए। इससे देश के लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ये जो भागते रहे हैं, ये भागने वाला काम बंद करें। ठीक है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन हर वक्त आप 24 घंटे प्रोटेस्ट मोड में रहिएगा, ये ठीक नहीं है। सदन की एक गरिमा है, सदन अपने डिबेट्स के लिए जाना जाता रहा है। पुराने समय में एक से एक डिबेट हुआ करते थे, लोगों में मति भिन्नताएं थी, लेकिन पार्लियामेंट अपनी बात छोड़ते थे। ऐसा अभी तक विपक्ष से कुछ देखने को नहीं मिला। और मैं उम्मीद प्रोत्साहन कीजिए ना थोड़ा आप लोग, नहीं तो ऐसे ठीक है, थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। नए सदन में जा रहे हैं, पुराने सदन को वो लोग भी मिस करेंगे, और क्या। प्रीति जी, अब इससे ज्यादा प्रोत्साहन क्या हो सकता है, जब प्रधानमंत्री ने स्वयं अपील की थी इनसे। When the word has come from the horse's mouth, तो अब कौन अपील करे? मेरे और तिलक जी के अपील करने से ही थोड़ी आ जाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये जो हमने 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया है, ये ऐतिहासिक होने वाला है। अगर समय से पहले चुनाव की बात होती है, एक देश एक चुनाव की बात होती है, तो उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा ये? आलोक जी, इसके बाद फिर तिलक जी के पास। एक चीज तो मैं आपको बता दूं, अब आप जब मुंह में उंगली डाल ही रही हैं कि समय से पहले चुनाव नहीं होगा, चुनाव अपने टाइम पे ही होगा। ये लोग तरह तरह की कवायद आ रहे हैं कि चुनाव, लेकिन नहीं, चुनाव अपने समय से होगा। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे बिल जो देश की मांग थी, जो देश के हित में था, वो सब इस सत्र में आएगा और पास भी होगा। और देश को जो विश्व गुरु बनाने की कवायद हो रही है, उसमें उसकी उपयोगिता भी होगी। विश्व गुरु तो भारत G20 की अध्यक्षता किया, भारत ने जिस तरीके से अध्यक्षता की है, विश्व में देश का नाम हुआ है। ऑलरेडी हमने स्थापित कर दिया है कि देश मतलब जिस तरीके से पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, तो विश्व गुरु से बढ़ के और कोई उपाधि हो भी नहीं सकती। तिलक जी, चुनाव पर क्या आलोक जी ने कहा, ठीक है, बोलिए आलोक जी। आलोक जी जवाब। अभी हम विश्व गुरु नहीं बने हैं, हम विश्व गुरु बनने की कवायद कर रहे हैं। उसके लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा के इतनी बड़ी उपलब्धि, दिल्ली डिक्लेरेशन पे हमने इतनी बड़ी उपलब्धि ले ली, और कौन सा विश्व गुरु? G20 में इतने सालों से मीटिंग हो रही है, किसी ने नहीं करके दिखाया, भारत ने कर दिखाया। जब तक हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं खड़ी हो जाते, जब तक हम अपने यहाँ गरीबी को पूरी तरीके से उन्मूलन नहीं कर देते, जब तक हम सारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे देते, जब तक हम यहाँ की पूरी व्यवस्था को एकदम पीसफुल नहीं बना लेते, तब तक हम विश्व गुरु की तरफ नहीं जा सकते हैं। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में जो हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, जिसको वर्षों पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में गुजाया था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो साकार होता नजर आ रहा है। ठीक है, तिलक जी। देखिए प्रीति जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जैसे देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्यार करता है, वैसे ही विपक्ष को थोड़ा प्यार करना चाहिए। पता नहीं प्रधानमंत्री जी से इन लोगों को क्यों इतना चिढ़ होती है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री की आलोचना के सिवाय कुछ करते ही नहीं। मैंने आज तक पिछले 9 सालों में विपक्ष को कभी प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए नहीं सुना। तब कि ये देश जानता है, बल्कि देश छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया जानती है, आज भी प्रधानमंत्री की
जो पॉपुलैरिटी है वो नंबर 1 पर है। आपने देखा होगा अभी कल या परसों किसी अमेरिका की किसी एजेंसी ने रेटिंग दी है, आज भी उसमें 76% पर रह करके प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर बने हुए हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी सराहे जा रहे हैं और पूरी दुनिया में उनको लोग प्यार करने वाले लोग हैं। किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री जब उनके चरण स्पर्श करता है, किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री जब कहता है मोदी इज द बॉस, तो पता नहीं क्यों इस देश का विपक्ष जल भुन जाता है। मैं कह रहा हूं उनको गर्व करना चाहिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर। आज अभी कल आपने देखा दिल्ली के द्वारका में इतना बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर उन्होंने बना के दिया, यशोभूमि। भारत मंडपम आपने देखा होगा। ये जगह जगह देश में देश का विकास हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। गरीब लोगों को आज भी देखिए, आप देख सकते हैं पूरे कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। पूरे देश में आप कहीं भी चाहिए, किसी भी स्टेट में जाइए, देखिए हार जीत मैं नहीं मानता हूं कि हम हार गए हैं तो वो आप पंजाब में हम हार गए या कहीं हार गए, लेकिन आप एक सामान्य मानव के पास अगर जाएंगे, एक आम नागरिक के पास जाएंगे, तो वो कहेगा कि हाँ जी मेरे घर में टॉयलेट है। आप मेरे घर की जो महिलाएं हैं वो शाम का इंतजार नहीं करती। लेकिन विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, अब हालात भी बदलने चाहिए। तिलक जी, हालात बदलने चाहिए ना। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हालात कब बदलोगे आप लोग, नाम बदल देंगे। हाँ नहीं बिल्कुल प्रीति जी, आपका बिल्कुल सवाल सही है। ये सवाल तो हम लोगों के इनसे करना चाहिए कि ये यूपीए बदल के जो इंडी गठबंधन आपने किया है, ये क्यों किया है? आपको नाम बदलने में विश्वास नहीं तो आपने क्यों नाम बदला है? सारे वही लोग थे, नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी? ये इंडी गठबंधन जो आपने बनाया है, इसमें 90% लोग तो कोई बेल पे है, कोई करप्शन के चार्जेस में किसी के ऊपर केस चल रहे हैं, कोई सजा काट रहा है या कोई सजा काट के बाहर निकला है। ये तो वो लोग हैं ना, ये इनको नाम बदलने की क्या जरूरत है? क्या यूपीए नाम से इनको कोई अब किसी ज्योतिषी ने कह दिया था क्या इनको कि आप नाम बदल दीजिए तो आपकी सरकार बन जाएगी? देखिए ये तो हमको बोलना चाहिए कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आपकी सरकार अगले 20 सालों तक नहीं आने वाली इस देश में। अगले 20 साल तक के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो एक रेखा खींची है ये देश के भविष्य को लेकर और देश के विकास को लेकर, तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। नाम तो इनको नहीं बदलना चाहिए। ये उल्टा सवाल हमसे क्यों करते हैं ये आज तक समझ में नहीं आया किसी को। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा प्रीति जी कि आप देखिए, अगर पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी को इतना प्यार करती है, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी का कहा मानती है, आपने जैसा खुद ही कहा कि दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ है ये बड़ा ऐतिहासिक है। आप देखिए उसमें तुर्की जैसा जो हमारा विरोधी देश था वो भी प्रधानमंत्री जी के हाँ में हाँ मिला करके, और सऊदी अरब जैसे जो पाकिस्तान के जो दोस्त थे आज वो भारत के दोस्त बने हुए हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रह के उनके हाथ मिलाना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो हमारे देश का ये जो विपक्ष है ये क्यों प्रधानमंत्री जी से इतना जल भुन जाता है, क्यों इतना परेशान रहता है, क्यों बौखला जाता है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया और मुझे लग रहा है समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों के पास ना तो किसी तरह की कोई नीति है ना। आलोक जी, असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान है, हमें पिच नहीं, हमें पूरा का पूरा ग्राउंड बदलना चाहिए, पिच बदलने से कुछ नहीं होगा कह रहे हैं। नहीं, अब इन्होंने नाम बदल दिया है। किस संदर्भ में वो ये बात कह रहे थे? पूरा गेम बदलना चाहिए, वो कह रहे गेम बदलिए, पिच बदल के क्या होगा? अगर वक्त आएगा तो पूरा गेम भी बदल देने की नरेंद्र मोदी जी क्षमता रखते हैं, पूरा ग्राउंड भी बदल देने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए ओवैसी जी निश्चिंत रहें कि जरूरत पड़ेगी। अगर उन्होंने पुलवामा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने बालाकोट भी किया। ठीक है, समय हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और आपने देखा नए संसद भवन की कल से आज से शुरुआत तो हुई है, लेकिन आज पुराने संसद भवन को अलविदा कहने का दिन था। कल से शुरुआत होगी। कहा जा रहा है संसद नहीं लेकिन राजनीति वही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 5 दिनों का ये जो विशेष सत्र है इस पर ऐतिहासिक हम कहानी, ऐतिहासिक इबारत लिखेंगे, ऐतिहासिक फैसले होंगे। अब इसमें कौन सा ऐतिहासिक वो पल होगा, कौन से ऐतिहासिक फैसले होंगे जिस पर संसद मुहर लगाता है, उस पर हमारी नजर रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।